वरिष्ठ साथियों का पैनल। और इस वक्त आज फायर ब्रांड हमारे भी, देखिए उधर फायर ब्रांड तो हैं ही, इधर हमारे भी फायर ब्रांड हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी लौट के आ गए हैं और बहुत सारे साथी पूछा करते थे कि स्वामी जी आखिर गए कहाँ, तो आज आप सबके बीच आ चुके हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। शायद वीडियो मीनू जी का डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जल्दी जुड़ेंगी। मीनू जी का स्वागत है। हमारे साथ एक और फायर ब्रांड हमारे साथी संजय कुमार सिंह जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक और साथी जुड़ेंगे, प्रशांत टंडन जी, आप सब जानते हैं, परिचित हैं उनसे भी। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। दो भाषण, दो नहीं 3 भाषण अभी आप लोगों को सुनाया और सीधा आपके पास। पहले बोल चुका हूं, बारिश, भगवान की कृपा, 3 पीढ़ियों का साथ और कर्नाटक, और वहां से दक्षिण का द्वार कर्नाटक को कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी एक तस्वीर साझा हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को और वोटर्स को संबोधित करेंगे। मगर आज तक प्रधानमंत्री नदारद थे, कभी केरल घूम रहे थे तो कभी कहीं और कहा जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी का वही हाल है जो एक छोटे से पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने पहले था। और अगर इस हिसाब से देखा जाए जो कहा जा रहा है, तो बीजेपी क्या चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुकी है? क्या बीजेपी पहले ही पस्त हो गई है? समझने की कोशिश आपके जरिए करते हैं, किस रूप में देखते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है कि आप कोई मैच तब जीतते हैं जब आप बेहतर खेलते हैं, या तब जीतते हैं कि आपका विपक्षी खराब खेल खेलता है। इस बार जो कर्नाटक में हो रहा है कि कांग्रेस बेहतर खेल रही है और बीजेपी से फाउल्स कर रही है, वो कर रही है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए जो एक प्लान से ज्यादा बीजेपी ने जिस प्रकार से कर्नाटका का इलेक्शन लड़ा है, वो एक सिद्ध कर रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। दूसरा एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि जब एक ही चीज को बार बार आप रिपीट करते हैं तो पहली बार उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है, फिर कम फल मिलता है, फिर वो फल कम होना शुरू हो जाता है। देखिए राजीव जी, एक घटना को देखिए, आप केवल एक घटना को देखिए। जिन लड़कियों ने, जिस बेटियों ने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाई है, जिन्होंने हमारे लिए पदक जीते हैं, आज वो सड़क पे प्रैक्टिस कर रही हैं। कितने शर्म की बात है। पूरा विश्व हमारे बारे में राजीव जी क्या सोच रहा होगा। ये लड़कियां जब ये पदक जीत के आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ फोटो खिंचवाई थी और बढ़ के हंस के फोटो खिंचाई थी, और आज इन बेटियों की बात कोई सुन नहीं रहा है। संदीप सिंह एक मंत्री हैं हरियाणा के, जिनके खिलाफ 1 साल पहले एक महिला कोच ने शिकायत की थी, आज तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला है और संदीप सिंह मंत्री बने हुए हैं। ये बेशर्मी की राजीव जी हद है। ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है? ये कौन सा राष्ट्र धर्म है? जिस देश में नारी को नहीं पूजा जाता, जिस देश में नारी की इज्जत नहीं की जाती, वो देश भारतवर्ष नहीं हो सकता। भारतवर्ष में नारी का हमेशा सम्मान होता है। और जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया गया, नौजवानों को धोखा दिया गया, जो सेना में जाने वाले बच्चे हैं उनको धोखा दिया गया, छात्रों को बार बार राजीव जी धोखा दिया जा रहा है। तो अब सवाल जो एक इनका ट्रम्प कार्ड था, मोदी जी का चेहरा, वो लायबिलिटी बना है। कर्नाटका के अंदर आपके स्टाफ कंपेयर्स कौन है? शाह जी, एक है नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के डिविसिव पॉलिटिक्स और ये सिद्धांत को सिद्ध करना कि सारा का सारा इलेक्शन केवल गुजरात लड़ रहा है और जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। आज कर्नाटका के अंदर जो सबसे बड़ा लिंगायत लीडर है, उनमें से एक कांग्रेस के पास है। वो कलिंगा लीडर जो 2 सबसे बड़े हैं, उसमें से एक जेडीएस के पास है और एक कांग्रेस के पास है। सबसे बड़ा कर्नाटका के अंदर जो कुर्बा लीडर है, वो कांग्रेस के पास है। कर्नाटका का सबसे बड़ा दलित लीडर अगर कोई है, वो कांग्रेस के पास है। मुस्लिम्स को तो अलग छोड़ दीजिए आप। इसका मतलब ये है कि जो कास्ट बैकवर्ड्स की, फॉरवर्ड्स की, दलित्स की, आदिवासियों की,
ये खेल इतनी खराब तरीके से खेला है। कल ही 2 जेडीएस के पूर्व विधायकों ने, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था, नामांकन वापस ले लिया है। धारा बह निकली है। अब इस धारा को रोक पाना, इसीलिए केरला में माननीय मोदी जी घूम रहे हैं। और देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में राजीव जी क्या हो रही होगी, आप जरा कल्पना कीजिए। हमारे देश में कितने तो स्वर्ण पदक आते हैं ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम्स में, और जिन बच्चियों ने, हरियाणा की बच्चियों ने जिस प्रकार से मेहनत करके 6-6, 7-7 घंटे मेहनत करके फिर वो आने वाले हैं गेम्स, उन बच्चियों को प्रैक्टिस करने देने के बजाय 3 दिन से सड़क पे वो बैठी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। राजीव जी, देश की प्रतिष्ठा कैसे गिर रही है, भारत का डंका कैसे बज रहा है। शर्म की बात है राजीव जी। कर्नाटका में हिमाचल से ज्यादा बुरी हालत होगी। कर्नाटका के लोग बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, केरलाइट जैसे हैं, तमिलनाडु जैसे लोग हैं। वहां लोग शिक्षा दर अधिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। और अगर 50 सीट से ज्यादा बीजेपी को मिल गई तो मुझे उनकी बुद्धिमत्ता पे थोड़ा पुराना रिसर्च करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा राजीव जी। जी 50 सीटें आप बोल रहे हैं, 50, हालांकि राहुल गांधी ने 40 पर समेट रखा है और 40%, 40 सीटें, सब कुछ 40। और कल तो अमलेंदु जी कुछ और कह रहे थे, लेकिन खैर वहां तक जाना नहीं चाहूंगा। सीधा आना चाहता हूं, स्वागत करता हूं मीनू जैन जी का। एक बार फिर से उनका वीडियो, उस समय जब इनका स्वागत कर रहा था तो मीनू जी नहीं थी। एक बार फिर से मीनू जी स्वागत है, और सीधा आपके पास आना चाहता हूं मीनू जी। बहुत कुछ हो रहा है, चिकमंगलुर आज बहुत याद आ रहा है। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुर। तो इसी चिकमंगलुर से आज प्रियंका गांधी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, और उधर दूर कहीं गरज रहे थे योगी आदित्यनाथ, कहीं और दूर स्मृति ईरानी भी थी, और एक मध्यम सी आवाज सुनाई दे रही थी देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के ही नेता राजनाथ सिंह साहब का। ये सारी आवाजें जो हैं वो चिकमंगलुर से पहुंचते पहुंचते दब गई थीं, और ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक में अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की आवाज सुनाई दे रही है। क्या कुछ आपको सुनाई दे रहा है? क्योंकि इसी के दम पर हम लिख रहे हैं कि कांग्रेस के प्लान के आगे बीजेपी कैसे हुई पस्त, इसका पोस्टमार्टम करने की हम कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। मीनू जी। जी राजीव जी, आज जो प्रियंका का रोड शो था और उसके बाद जो रैली थी, जो उन्होंने संबोधन किया, तो जनता बहुत अच्छे से, एक तरीके से कनेक्शन, वाइब्रेशंस मिल रही थी, बहुत ज्यादा उत्साहित थी जनता, और प्रियंका ने कनेक्ट बहुत अच्छे से किया। आपने नोटिस किया होगा, प्रियंका ने इतनी खूबसूरती से राजीव गांधी की जो आईटी रिवॉल्यूशन थी, जो आईटी क्रांति जो राजीव गांधी ने की, जिसकी वजह से आज हम एक सॉफ्ट पावर बने हुए हैं। हम आईटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में हमारा तूती बोलती है, जो बेंगलोर आज जिस वजह से सिलिकॉन वैली कहलाता है इंडिया की, तो उस चीज को प्रियंका गांधी ने पिन पॉइंट किया, जोड़ा, एक बड़ा अच्छा आत्मिक सा उदाहरण दिया कि मैं अपनी बेटी को विदेश में एडमिशन कराने गई तो स्टेशन पे खड़ी थी, तो वहां पर एक लड़का आया, उसने कहा आप प्रियंका हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? तो उसने बोला मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं यहाँ पे। और कहां से है? बोले बेंगलुरु से हूं। तो जनता को बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि एक तो बेंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली है, यहाँ की आईटी हब है। दूसरे ये कि कर्नाटक से कितने लोग जाते हैं, कर्नाटक के लोग कितना, जो आईटी के क्षेत्र में उनका कितना दबदबा है, बहुत भारी संख्या में लोग हैं साउथ इंडिया से, कर्नाटक अन्य राज्यों से भी, तेलुगु, तमिलनाडु और ये आपके आंध्र और तेलंगाना से बहुत बच्चे जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा उन्होंने कनेक्शन उनके साथ जोड़ा। वो और देखिए, जो अब जैसे प्रियंका जो बात करी, उन्होंने केवल विकास की बातें या जो पब्लिक से कनेक्ट जोड़ने वाली बातें हैं उनके बारे में उन्होंने कोई और बात नहीं की। बीजेपी का जो सांप्रदायिक है, ये आपके शो में कल भी बात हुई थी कि उसको जनता नकार रही है। उसका सामने उदाहरण है भी कि उनके नेता खुद बात नहीं करना चाह रहे हैं इन सांप्रदायिक मुद्दों के ऊपर। अब योगी जी ने की हो तो वो मैंने योगी जी की स्पीच क्योंकि सुनी नहीं है कि उन्होंने कुछ सांप्रदायिक तड़का लगाया या नहीं लगाया, पर मुझे लगता है नहीं लगाया होगा, क्योंकि खुद येदियुरप्पा ने कहा है कि ये सब बेकार के अनावश्यक मुद्दे थे जो लव जिहाद और हिजाब और ये आपने उठाए टीपू सुल्तान के। तो जनता जो है वो अपने बुनियादी मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है इस बार,
चुनाव में अपना मतदान करना चाहती है, और कांग्रेस ने उस भावना को कैप्चर कर लिया है बहुत अच्छे से। देखिए, जो 40% कमीशन की सरकार, पेसीएम, जो 40% की सरकार है, हाँ, वो इस वक्त बहुत कमजोर विकेट पे खड़ी हुई है, क्योंकि जनता जो है भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और अभी जैसे हाँ स्वामी जी कि जनता वहां की पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो एक सांप्रदायिकता का मुद्दा है, एक लिमिट तक उससे प्रभावित हुई, उसके बाद उसको लगा कि ये हमारे काम का मुद्दा नहीं है, हम इसमें पीछे जा रहे हैं। देखिए, इसका प्रभाव ये भी हुआ था कि ये जो जब यहाँ सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो यहाँ पे बेंगलुरु से शिफ्ट होने लगी थी जो आईटी इंडस्ट्रीज है, वो तेलंगाना की तरफ जाने लगे थे, आंध्र की तरफ जाने लगे थे, कि यहाँ पे अनरेस्ट हो गया है, अशांति है, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है। देखिए, इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग, वो शांति और सद्भावना के माहौल में ही पनपती है, जो कि कर्नाटक में रहा। जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि भाई हमने क्या नहीं किया, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की तो बड़ी मजेदार बात कही, बोले मोदी जी को हमने पढ़ाया, कांग्रेस के स्कूल में पढ़े, जो कांग्रेस के बनाए हुए थे, शाह जी उसी स्कूल में पढ़े जिसमें हमने बनाया था, तो बोले हमको पूछते हैं, बोले हमने पढ़ाया है तुम्हें। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी उपलब्धियां कांग्रेस की गिनाई, इधर से प्रियंका का वार है, उधर से राहुल गांधी का वार है। कांग्रेस बहुत, जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में और चारों तरफ से हमलावर है। हमलावर केवल शब्दों में नहीं है, वो सामने सॉलिड उनके एक रोड मैप दे रहे हैं पब्लिक को। पढ़ी लिखी जनता है, सांप्रदायिकता के उससे बाहर निकल चुकी है, जो कुछ एरियाज में थी भी बीजेपी के, तो वहां से उनको दिमाग से उनके भूत उतर चुका है। अभी गोबर पट्टी की तरह नहीं है कि उनको अपनी भलाई की चिंता नहीं है, खाली सांप्रदायिकता की चिंता है। वहां की जनता को अपने विकास की, अपने कल्याण की और अपने भविष्य की और अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य की चिंता है। तो उसी के ऊपर वहां की जनता वोट करेगी। और जो आज की जो रैली है, जो आपने अभी शुरू में राहुल गांधी का दिखाया बारिश में भीगते हुए, देखिए वो एक आइकॉनिक फोटोग्राफ है, वो हमेशा याद किया जाएगा इस देश की हिस्ट्री में, कि राहुल गांधी जो भीगते हुए उन्होंने और ये फैक्ट है कि वो भारत जोड़ो यात्रा का टर्निंग पॉइंट था वो मोमेंट, जब राहुल गांधी भीग रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता थी, लेकिन जब वहां से वो भीगते हुए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा वायरल हुआ और कितना लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्री की थी। लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि नेता जो है वो अपनी ये नहीं कि वो ठंड गर्मी बरसात और इनसे डर रहा है, वो डट के मुकाबला कर रहा है। और उसको राहुल गांधी ने कैरी किया कश्मीर तक। उन्होंने बरसती बर्फ में, बहुत बर्फबारी हो रही थी, उसमें भी उन्होंने खड़े होकर बगैर किसी छाता या कोई प्रोटेक्शन लिए वो वहां पे करते रहे। तो इससे दिखाई देता है कि नेता जो है, चाहे किसी तरह की आपत्ति विपत्ति आएगी, वो डट के खड़ा रहेगा, मतलब दृढ़ निश्चय वाला नेता है, घबराएगा नहीं। आंधी और बारिश और ये बर्फबारी एक सिंबॉलिक है राजीव जी, कि किसी भी तरह की आपत्ति से ये नेता घबराने वाले नहीं है। और मैं तो आज की जो रैली थी प्रियंका गांधी की, वो बहुत बहुत इंप्रेसिव थी, उसमें बहुत ज्यादा ये छोड़ा है, और रोड शो भी बहुत ज्यादा। आप देखिए, इतने नजदीक लोग आए हुए थे रैली में भी, देखिए आप, बहुत नजदीक लोग खड़े थे, ऐसे खड़गे साहब के रैली में बिल्कुल नजदीक खड़े थे। ऐसे नहीं कि 50 फुट की दूरी पे जनता बैठी है, ऐसा नहीं था। तो ये एक अच्छा पब्लिक के साथ जुड़ने का जो ये चल रहा है, जो कांग्रेस का जो जिस तरीके से प्रचार अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस, मैंने कल भी कहा था कि लहर नहीं, मुझे लगता है साधारण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है कांग्रेस। जी राजीव जी। नहीं, बल्कि आंधी है, ये कह सकते हैं। हाँ। आंधी चल रही है। आना चाहता हूं इस आंधी में क्या क्या उड़ रहे हैं उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कारण आपको दिखाई देता है? क्या ये, जैसे शुरुआत में कह भी रहा था मैं अपनी प्रस्तावना में, कि क्या जो हिमाचल